गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर विद्युत आवेश का मात्रक तथा कूलाम का नियम। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश के मात्रक से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आवेश का जो मात्रक है, ठीक है, उसको हम एसआई मात्रक तथा साथ ही साथ सीजीएस दोनों में मात्रक देखेंगे। साथ ही साथ हम इसकी विमा का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का जो एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है, इसका मात्रक है कूलाम। क्या है इसका मात्रक? कूलाम। इसे कैपिटल सी से व्यक्त किया जाता है और क्योंकि कूलाम एक बड़ा मात्रक है, इसीलिए इसके अन्य छोटे मात्रक भी उपयोग में लाए जाते हैं, जिनके नाम क्रमशः नैनो कूलाम, माइक्रो कूलाम तथा मिली कूलाम है। यहाँ पर जो एक नैनो कूलाम आवेश होता है वह 10⁻⁻9 कूलाम के समान या बराबर होता है। एक माइक्रो कूलाम जो होता है वो 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर होता है। यहाँ पर नैनो कूलाम को स्मॉल एन कैपिटल सी द्वारा व्यक्त करते हैं, माइक्रो कूलाम को म्यू और सी कैपिटल सी द्वारा व्यक्त करते हैं। मिली कूलाम जो होता है उसे स्मॉल एम सी से व्यक्त करते हैं और इसका मान जो होता है वो 10⁻³ कूलाम के समान होता है। यहाँ पर जो कूलाम है वह एक वैज्ञानिक का नाम है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आवेशों के मध्य बल की खोज के द्वारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो स्टडी है उसको बहुत ही आसान किया और उसी खोज का श्रेय देने के लिए या उनके सम्मान में उनके नाम के आधार पर ही आवेश का नाम जो है वो कूलाम रखा गया। यहाँ पर जो आवेश का जो सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है, यहाँ पर सीजीएस का अर्थ होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है उसका वह है स्टेट कूलाम। क्या है? स्टेट कूलाम। यहाँ पर स्टेट कूलाम तथा कूलाम के मध्य जो संबंध होता है उसको हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि एक कूलाम जो होता है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पर स्टेट कूलाम के मात्रक को यहाँ पर स्मॉल ESU द्वारा व्यक्त किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यहाँ पर आवेश की जो विमा होती है वह है, आवेश की विमा किसके बराबर होती है? इसके लिए हम देखते हैं कि जो धारा होती है वो आवेश बटा समय होती है, यानी आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? अपनी धारा कहलाती है। तो इसीलिए अगर हमको आवेश ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? धारा इंटू समय। क्या करेंगे? धारा इंटू समय। तो अर्थात आवेश किसके बराबर होगा? अपना धारा इंटू समय के बराबर होगा, क्योंकि धारा और समय दोनों ही मूल मात्रक है, जिनके एसआई मात्रक जो है वो एम्पियर और सेकंड है। कितने हैं? एम्पियर और सेकंड। इसीलिए यहाँ पर कूलाम का जो मूल मात्रकों के अंदर मात्रक है वो है अपना एम्पियर सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसके बराबर होता है? कूलाम के बराबर होता है। तो हम इसी से इसकी विमा ज्ञात करते हैं। तो आवेश की जो विमा होती है वो कितनी होती है? m0 l0 और यहाँ पर सेकंड के लिए t और एम्पियर के लिए a। अब यहाँ पर क्योंकि m⁻0 l⁻0 है, इसलिए हम सिंपली इसको t और a के द्वारा भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये थी अपनी आवेश की विमा। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर कूलाम का नियम। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम यहाँ पर माना जाता है। यहाँ पर देखना कि जो कूलाम का नियम होता है, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य बल का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर कि अगर दो आवेश निर्वात या किसी भी माध्यम में अगर कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके मध्य जो बल की जो गणना होती है उसके लिए ये महत्वपूर्ण नियम है। तो स्टार्ट करते हैं हम कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, हमने इससे पहले पढ़ा है कि अगर समान आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो आकर्षण प्रकृति का और एक प्रतिकर्षण प्रकृति का। तो इसीलिए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है दो आवेशों के मध्य, वह कूलाम के नियम के अनुसार उनके परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं कि हम दो आवेश जो है वो Q1 और Q2 है और इनके मध्य जो दूरी है वह है स्मॉल r है और ये किस में रखा हुआ है आवेश, दोनों आवेश निर्वात में स्थित है या किसी वायु में स्थित है, अर्थात इनका जो माध्यम है वो वायु या निर्वात है। तब इनके मध्य जो बल होगा वो कूलाम के नियम से किस प्रकार परिभाषित करेंगे हम देखना। सबसे पहले हम इसको डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं कि मान लो कि ये आवेश Q1 है और ये आवेश कौन सा है Q2 है और इनके मध्य दूरी कितनी है स्मॉल r है। मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि दोनों समान परिमाण के धनात्मक आवेश है, तब इनके मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा जो कि किसकी ओर होगा, बाहर की ओर होगा। और अगर मान लो कि इनकी प्रकृति अगर विपरीत होती तो क्या होता है, इनके मध्य जो बल लगता है वो अंदर की ओर होता और ये एक दूसरे को क्या करते, आकर्षित करते। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार हमने देखा था कि यहाँ पर जो बल का जो परिमाण होगा इसको हम F से डिनोट कर रहे हैं, तो ये किसके गुणनफल के समानुपाती होगा, Q1 और Q2 के परिमाणों यानी आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। साथ ही साथ इनके मध्य दूरी क्योंकि स्मॉल r है इसलिए इस स्मॉल r दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन दोनों कथनों को जब हम मिलाते हैं संयुक्त रूप से तो अपना जो कूलाम का नियम क्या बनता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। हमको पता है कि जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाया जाता है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पर हमेशा क्या आता है, एक नियतांक आता है। क्या आता है, एक नियतांक आता है। और ये जो नियतांक होता है उसको हम क्या लेते हैं, यहाँ पर k लेते हैं। k यहाँ पर समानुपातिक नियतांक है जहाँ पर k की जो वैल्यू होती है मान वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका जो संख्यात्मक मान होता है वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9 और इसका जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, जिसको हम यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, अपना न्यूटन होता है, इसलिए यहाँ पर बल का मात्रक भी क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा। क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा। अब यहाँ पर क्योंकि k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं। तो जो अपना फॉर्मूला है वो किस प्रकार हो जाता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर के रूप में हमें प्राप्त होता है। यही अपना क्या है, कूलाम का नियम है। यहाँ पर हम आगे देखेंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो कि यहाँ पर विद्युतशीलता है उसको परिभाषित करेंगे और आगे इसको डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या होती है कि किसी भी माध्यम द्वारा विद्युत क्षेत्र को अपने में से होकर गुजारने की जो क्षमता होती है वह उस माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। यहाँ पर होगा विद्युतशीलता क्या होगी, किसी माध्यम द्वारा विद्युत क्षेत्र को गुजारे जाने की जो क्षमता होगी वह उस माध्यम की क्या कहलाती है, विद्युतशीलता कहलाती है। निर्वात और वायु की जो विद्युतशीलता होती है उसको हम एप्सिलॉन नॉट से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से व्यक्त करते हैं। जबकि अगर किसी माध्यम की विद्युतशीलता के लिए अगर हम बात करें तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिंपल एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम एप्सिलॉन बोलते हैं। नाउ इसका जो मान होता है निर्वात या वायु के लिए विद्युतशीलता का जो मान होता है वह होता है अपना 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है अपने पास आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक की। तो यहाँ पर आपेक्षिक का अर्थ होता है किसी से तुलना करके मान निकालना। किससे, किसी से तुलना करके। तो हमने देखा है कि अपने पास जो स्टैंडर्ड है वह है अपना निर्वात या वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता का मान अगर हम निकालेंगे तो हम तुलना किससे करेंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से। तो इसी से तुलना करके जो तुलनात्मक मान आता है वही क्या कहलाती है, अपनी आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाता है। तो किसी भी वायु या निर्वात के अलावा अगर कोई दूसरा माध्यम है तो उस माध्यम की जो विद्युतशीलता या निर्वात की जो विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वह उस माध्यम का क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है, या उस माध्यम की क्या कहलाती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम
एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, जहाँ पर जो आर जो सफिक्स में है वो रिलेटिव इंडेक्स को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या होगी, इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब यहाँ पर आपेक्षिक विद्युतशीलता का जो फॉर्मूला होता है अपना, वह होता है माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता। किसकी? माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। तो यहाँ पर हमने देखा है कि माध्यम की विद्युतशीलता को हम किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से, जबकि निर्वात या वायु की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से अपने पास जो एप्सिलॉन आर का जो मान आता है वो किसके बराबर आता है अपना, यहाँ पर एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसी से हम याद कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमको माध्यम की विद्युतशीलता याद करनी हो तो हम उस माध्यम के परावैद्युतांक को निर्वात की विद्युतशीलता से गुणा करके उस माध्यम की विद्युतशीलता का मान हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। यहाँ पर जो माध्यम की, अगर कोई भी मान लो कि अगर दो आवेश, जैसा कि हमने कूलाम के नियम में देखा था कि जो हमने Q1 और Q2 आवेश लिए थे वो निर्वात या वायु में लिए थे, मगर अगर मान लिया जाए कि जो दोनों आवेश है वो निर्वात या वायु के स्थान पर किसी अन्य माध्यम में अगर स्थित हो, तब उनके मध्य जो बल होगा वो किस प्रकार डिफाइन किया जाएगा? F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर एप्सिलॉन जो होगा वो माध्यम की विद्युतशीलता को व्यक्त करता है। तब एप्सिलॉन का मान यहाँ से हम पुट करेंगे, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या है अपने पास? एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है। तब यहां पर हम पुट कर देंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये किसको व्यक्त करेगा? अपना माध्यम में दो आवेशों के मध्य बल के फॉर्मूले को व्यक्त करता है, अर्थात F इक्वल टू क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और आर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुछ, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखेंगे हम यहाँ पर कि अगर मान लो कि दो आवेश निर्वात में स्थित है और दो आवेश समान परिमाण और समान आवेश जो है समान दूरी पर एक माध्यम में स्थित है, तब निर्वात तथा माध्यम में उनके मध्य लगने वाले बलों के बीच में क्या संबंध होता है, या उनमें कितनी अंतर होता है, या उनका अनुपात क्या होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि निर्वात तथा माध्यम के में स्थित दो आवेशों के मध्य बलों का अनुपात किस प्रकार होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि हमने कूलाम के नियम में पढ़ा है कि निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य बल कितना होता है यहाँ पर? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अर्थात इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मान लो कि माध्यम हो, तो माध्यम में स्थित दो आवेशों के मध्य बल। नेक्स्ट कौन सा है अपना? माध्यम में स्थित दो आवेशों के मध्य बल। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माध्यम के लिए बल को कितना ले लेते हैं? हम F डैश ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? F डैश ले लेते हैं। तब F डैश का मान कितना हो जाएगा? वैसे ही K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको K का मान क्योंकि हम माध्यम के लिए रखेंगे तो इसलिए कितना हो जाएगा यहाँ पर? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। हमको पता है कि एप्सिलॉन, चूंकि एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, इसीलिए
यहाँ पर हम एफ डैश का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा अपना Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर प्राप्त होगा। कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर आ जाती है अपनी फर्स्ट और यहाँ पर इक्वेशन नंबर आ जाती है अपनी सेकंड। तब वायु या निर्वात तथा माध्यम में आवेशों के मध्य बलों का अनुपात, इनके मध्य जो बलों का अनुपात होगा वो कितना प्राप्त होगा हमें? एफ डैश अपॉन एफ। यहाँ पर अगर हम मान रखते हैं तो एफ डैश का मान कितना प्राप्त होता है हमें? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। और जबकि निर्वात के लिए कितना प्राप्त होता है हमें? समीकरण 1 से Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखना जो कॉमन चीज़ें हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगी। Q1 Q2 से Q1 Q2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो मान बचता है वो बचता है अपने पास यहाँ पर 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। कितना बचता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं, अर्थात एफ डैश अपॉन एफ जो है वो कितना होगा अपना? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अर्थात अगर हमको माध्यम में अगर हम बल निकालते हैं तो माध्यम में जो बल का मान होता है वो कितना होता है? एफ इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अर्थात निर्वात या वायु में बल का जो मान होता है वह है माध्यम में कितना रह जाता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुना रह जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी माध्यम में दो आवेशों के मध्य बल का जो मान होता है वह निर्वात की अपेक्षा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुना रह जाता है। अर्थात एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। यहाँ पर एप्सिलॉन आर जो होता है उस माध्यम का क्या कहलाता है? परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ माध्यमों की बात करते हैं और उनकी आपेक्षिक विद्युतशीलता के मानों की हम बात करते हैं कि उनके आपेक्षिक विद्युतशीलता के मान कितने कितने हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर माध्यम जो होंगे यहाँ पर हम उनके नाम लिखेंगे और ये परावैद्युतांक है जिसको हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर। यहाँ पर हम इसके मान लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर निर्वात। क्या देखते हैं? निर्वात। ये फर्स्ट नंबर पे है और इसके लिए जो परावैद्युतांक का जो मान होता है वो कितना होता है? यहाँ पर 1 होता है। इसके अलावा हम सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं यहाँ पर हवा। इसका मान भी लगभग 1 होता है, परंतु इसका मान अगर हम एग्जैक्ट देखें तो यहाँ पर 1.006 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कांच। तो तीसरा कौन सा माध्यम आ जाएगा अपना? कांच। तो कांच के लिए यहाँ पर परावैद्युतांक का जो मान आता है वो 2.0 से 2.5 होता है। कितना होता है? 2.0 से 2.5 होता है। इसके बाद देखते हैं हम फोर्थ नंबर पे आसूत जल। आसूत जल का मतलब होता है शुद्ध जल। ठीक है, तो आसूत जल का कितना होता है? यहाँ पर 80 होता है। कितना होता है यहाँ पर? आसूत जल का 80 होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कागज। कागज के लिए कितना लेते हैं हम? 3.5। कितना लेते हैं हम? 3.5। और एक और देखते हैं हम यहाँ पर धातु। धातु का होता है यहाँ पर इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट या अनंत होता है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जब अगर मान लो कि एक आवेश ये Q1 है और दूसरा आवेश यहाँ पर Q2 है, अगर इनके बीच का जो माध्यम है अगर वो क्या हो? धातु हो, तो ये दोनों आवेश क्या होते हैं? यहाँ पर
इनके मध्य क्योंकि ये धातु होगी तो धातु क्या होती है, चालक पदार्थ होता है, इसीलिए ये आवेश का जो स्थानांतरण हो जाता है और इनके मध्य जो बल होता है वह क्या होता है यहाँ पर शून्य। अगर मान लो कि ये क्या करेंगे, यहाँ पर Q1 और Q2 है, तो अगर यहाँ पर ये समान प्रकृति का होगा तो ये दो आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऐड होकर एक सिंगल आवेश बन जाएगा। और अगर मान लो कि नेगेटिव और पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। क्योंकि धातु चालक होती है इसलिए आवेश क्या होते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे पर स्थानांतरित हो जाएगा, इसीलिए इनके मध्य किसी भी प्रकार का कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर धातु के लिए इसको पराविद्युतांक को कितना लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं। तभी यहाँ पर देखना धातु माध्यम के लिए F का मान कितना होगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और आर स्क्वायर। तो जब एप्सिलॉन आर का मान हम इनफाइनाइट रखेंगे तो उसका मान शून्य हो जाता है, यानी एफ का मान कितना हो जाता है, यहाँ पर शून्य हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना प्राप्त होता है, हमें इनफाइनाइट प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, इनफाइनाइट प्राप्त होता है। तो ये थे अपने कुछ माध्यम तथा उनके परावैद्युतांक।